अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाजरीन, आज आईनी बेंच का पहला दिन था। सुबह 9:30 बजे बाकायदा जो है समाअत का आगाज़ हुआ, जिसमें सिविल और फौजदारी मुकदमात की समाअत 1.5 घंटे तक जारी रही। 18 मुकदमात में से कहा जा रहा है कि 15 मुकदमात जो हैं वो खारिज कर दिए गए, जबकि एक पर नोटिस जारी हुआ है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 80 से 100 के करीब मुकदमात की समाअत जो है वो नहीं हो सकी है। मुकदमात की राह में रुकावट की वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ जजेस की कमी का सामना है। भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है आज प्रोग्राम में, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि अपने जो मेहमान हैं उनका आपसे मैं तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नौशाद साहब, वीडियो लिंक पर आप उन्हें देख सकते हैं। हमारे साथ हैं आगा हारून साहब मौजूद हैं। आगा हारून साहब भी आज लकीली तो नहीं मैं कहूँगी, वैसे लाहौर ही में, लकीली में इसलिए इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि लाहौर में सिचुएशन क्या है इस वक्त स्मोक को लेकर वो आप तमाम लोग ही जानते हैं। लाहौर से शराज हसनात साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, वो भी वीडियो लिंक पर आप उनको देख सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में जो है चाहूँगी काशिफ साहब मैं आपसे करूँ, क्योंकि आपने बाकी तमाम लोगों की तो गहरी नज़र है ही है, लेकिन आपने ख़ास गहरी नज़र रखी हुई थी इस आईनी बेंच की तश्कील से लेकर इसकी समाअत के शुरू होने के सिलसिले से। तो मैं चाहूँगी कि आज के ये जो कार्रवाई हुई है, जो समाअत हुई है, जिस तरह से कुछ केसेस जो हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है, कुछ केसेस जो हैं उन पर जो केसेस किए थे इन लोगों ने उनको जुर्माने किए गए हैं, और एक केस के हवाले से कहा गया है जी कि उस पर नोटिस हुआ है। तो ये सारी डिटेल अगर आप पहले आप हमें बता दें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी बेंच की आज बाकायदा जो हेयरिंग हुई और आज पहला दिन था उसका, उसमें कुल 18 मुकदमा जो थे वो लगाए। 18 में से 15 जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। अच्छा, इनमें वो मुकदमात भी शामिल हैं जो 2002 की पिटीशन थी, 2009 की थी, 2008 की थी, 7 की थी, जो आज हुए। कम से कम ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो एक कह रहे थे कि 65,000 या 60,000 या 55,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनमें से कम डिस्पोजल तो शुरू हुई। अब जो मेन मुकदमा था, पहला मुकदमा था, वो था माहौलियात से रिलेटेड, जो 2002 में पहली दरखास्त आई थी, फिर 2009 में भी उसके ऊपर दरखास्त आई। आज उसके ऊपर मजीद नोटिस जारी हुए हैं। तमाम सूबाई हुकूमतों को 3 हफ्ते का टाइम दिया गया कि उस पर बताएं उन्होंने क्या क्या इकदाम किए। जो दूसरी बात आपने की अपने इंट्रो में कि जो 80 से 100 मुकदमात पे समाअत नहीं हो सकी, वो क्यों नहीं हुई? ये सुप्रीम कोर्ट के वो मुकदमात थे जो सिविल और फौजदारी के मुकदमात थे, और ये मुकदमात पे समाअत इसलिए नहीं हो सकी कि जो 6 मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान आईनी बेंच का हिस्सा थे, वो चूंकि आईनी मुकदमात सुन रहे थे, उनके जो दीगर बेंचेस में मुकदमात लगे हुए थे उनको सबको डी लिस्ट कर दिया गया, जिससे एक मैस क्रिएट हुआ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इसका हल भी खुद आईनी तरमीम में जो है वो किया गया, क्लियर किया गया। उसके बाद फिर एक कानून साजी हुई जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 33 जजेस होंगी और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 34 होगी। तो अगर हुकूमत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब मिलकर इस बात को फोकस करें कि जो नए जजेस उन्होंने अपॉइंट करने हैं, इनहेंस करने हैं, वो आ जाए टाइमली, तो ये सिविल और फौजदारी मुकदमा जो है इनकी डिस्पोजल भी स्पीडली होना शुरू हो जाएगी। कि ये जो 7 जजेस हैं जो आईनी बेंच के जिनको रखा गया है, मेरी ये तजवीज़ है कि इनको आप सिर्फ आईनी बेंच के ऊपर ही रख दें कि जी आप आईनी मुकदमा सुने, वो आईनी मुकदमात की डिस्पोजल करें। जो सिविल और फौजदारी मुकदमात हैं वो अलहदा बेंचेस हों, वो सुने, उसकी डिस्पोजल करें, तो एक जो मैस है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आज मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा खुशाइन बात है कि आज काजी फाजिल साहब को बहरहाल इंसाफ मिल गया कि वो 2009 में कहीं जाके चीफ जस्टिस बने थे कोयटा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उस वक्त एक पिटीशन आई, फिर वो अपनी टेन्योर पूरा करके चले गए, और आज उनके खिलाफ जो केस था वो खारिज कर दिया गया। तो बहरहाल इंसाफ, एक बंदे के ऊपर मुकदमा हो, उसका केस खारिज हो जाए, तो उसको इंसाफ ही मिला ना 10, 12, 14 साल के बाद, और क्या कहेंगे हम। मैं चाहूंगी मोहम्मद नौशाद अली साहब आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा, उन्हें इंसाफ मिले और बाकी जो केसेस हैं डिसमिस किए गए हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि आपने 26वीं आईनी तरमीम की है, आपने एक सिस्टम को जब आप छेड़ते हैं, वहां पर कोई नई चीज इंडक्ट करते हैं, तो आप ये तय नहीं करते कि जो पहले से चलने वाला सिस्टम है उसके अंदर ये इंटरफेरेंस जो आएगी इसको कैसे डील किया जाएगा। या ये तो फिर वही बात सच साबित हुई कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो तरमीम है ये कहीं से करवाई गई है और ये करने वालों को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने मोडालिटीज तय ही नहीं की। अब ये 80 से 100 मुकदमात अगर आगे पीछे हो गए हैं, तो अगर काजी साहब को तो चलो इंसाफ मिल गया, ये बात दुरुस्त है कि काजी साहब को चलो इंसाफ मिल गया, लेकिन ये जो 80-100 जो साइलीन दूसरे थे
उनकी जो इंसाफ में ताखीर है उसका जिम्मेदार कौन है? उनका क्या तो कसूर मुझे है? तो ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सा तरीकेकार है सिस्टम को, किसी किसी एक चलते सिस्टम के अंदर जब आप कोई तरमीम करते हैं, आपको नया ऑर्गन डेवलप करते हैं या आपको नई चीज लाते हैं, तो आप ये भी तय करते हैं कि ये मामला जो है ये किस तरह से चलेगा, स्ट्रीमलाइन कैसे होगा, उसकी मोडालिटीज तय किए जाते हैं, वर्किंग तय की जाती, ताकि जो पहले से चलने वाला निजाम है वो उसमें रुकावट या हिंड्रेंस ना आए। लेकिन यहां अभी फिलहाल या तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जरा थोड़ी क्या कहते तवज्जो तलब बात है, या तो ये है कि हुकूमत ये चाह रही है कि ये जो आईनी बेंचेस हैं इसके और दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात हैं उनमें शोर शराबा इतना रहे कि आखिरकार ये जिस तरह अभी काशिफ साहब ने कहा कि जी ये जो मामलात खराब हो रहे हैं, तो फिर आईनी अदालत को बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, यानी आईनी अदालत की जो एक्चुअल तौजीह है वो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेरी तो समझ से बालातर है कि एक चलते सिस्टम के अंदर कोई चीज इंडक्ट की जाए और उसका तरीकेकार तय न किया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब दूसरी बात रही कि एक बात जरूर सामने आई है कि देखिए सन 2000 के मुकदमात आज से 15-15, 20-20 साल पहले वाले मुकदमात आज लगाए गए हैं, तो ये बात भी लॉजिकली नजर आ रही है कि इसका मतलब ये है कि ताखीर का आलम ये है कि 14-15 साल जो है वो मुकदमात सुने नहीं जाते, जो एक पेशी पे यानी एक समाअत के दौरान वो खत्म हो गए। और अगर कोई मुकदमा आगे चाहिए, जिस तरह साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का एक मुकदमा है उसमें नोटिस जारी किए गए हैं, जिस तरह माहौलियात के मामलात है, तो ऐसे मुकदमात भी हैं, यकीनन ये अहम नौयत के थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। तो फिर ये भी जो है किसी हद तक ये बात समझ में आती है कि वाकयातन सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी एनॉमलीज चल रही थी कि उन मुकदमात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिन पर तवज्जो शायद बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग खपाई की या बहुत ज्यादा समातों की जरूरत ना हो, वो एक दो दफा समातें करने के बाद भी निपटाए जा सकते, लेकिन साइलीन जो है वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम पहलू है वो ये है, जो दूसरी साइड कही गई है कि ये जो 80-100 बेंचेस के अंदर जो जिनको डीलिस्ट किया गया है, मेरा सवाल हुकूमत से ये है कि जनाब ये बताइए कि ये जो ताखीर होगी अब इसका जिम्मेदार कौन है और उस ताखीर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये अभी हमारे सामने बिल्कुल कोई चीज नजर नहीं आ रही। इसका जवाब मेरे ख्याल में हम आगा साहब से ले लेते हैं। आगा साहब, देखिए बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जहां तक केसेस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, नेचर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा लोग अपनी सिर्फ नाम बनाने के लिए और आप कह सकते हैं कि अपना चैम्बर चलाने के लिए भी पिटीशन कर देते हैं। ये अगर केस लग गया और बल्ले बल्ले हो गई, अखबारों में छपना शुरू हो गया, जुर्माने भी हुए हैं ना फिर आज कुछ जी, आज फिर कुछ जुर्माने भी हुए हैं ना, इसीलिए एग्जैक्टली ये होना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2-3 हमारे दोस्त जजिस अपना लॉयर्स थे लाहौर के, देवर इनफेमस और फेमस फॉर दिस वर्क। तो एक तो बात ये कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला मामला है, इसमें जजेस अगर सख्त पोजीशन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कोर्ट का टाइम बचेगा। जहां तक बात है आज केसेस नहीं हुए आम, यानी कि आप कह सकते फौजदारी मुकदमात या जो अपना होते हैं दीवानी मुकदमात, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना हमें इस पे वावेला नहीं डालना चाहिए, कुछ टाइम लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे डेफिनेटली। आपने अगर 5-6 जजेस को निकाल कर उनको एक साइड पे कर दिया तो उसका लोड जो है, पोटेंशियल लोड है, वो बाकी जो अपना रेस्ट रह गया है उसी ने फेस करना है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 34 वाली तो मैं नहीं शायद मानता हूँ कि 34 तक इंक्रीज किया जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग 23 से 24 का नंबर जो है वो बाय दिसंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट अचीव कर लेगी जजेस का, ठीक तो है, ये मामला हल हो जाएगा। एक बात और है, सही, एक बात वो ये है कि हमें इतनी ज्यादा शौक क्या पैदा हो गया है आजकल पोटेंसी की बात करने का, ठीक है। तकरीबन 6-6 लाख केसेस जो है वो अपना पेंडिंग है सिर्फ लाहौर के सेशन कोर्ट्स में। एक शौक क्यों पैदा हुआ है? शौक देखना ये है, आज अगर एक दिन भी कोर्ट काम नहीं करता, वाह वेला क्यों डाल रहे हैं? वो वक्त भूल गए हम, ये सारे कोर्ट एक आदमी के लिए इंतजार कर रहे थे कि जनाब तशरीफ लाए, आपने कोई बेल करनी है, डॉक्यूमेंट दे, नहीं अच्छा नहीं डॉक्यूमेंट, कोई बात नहीं, आप आ गए, हम आपको बेल देते। किस किस पे बेल चाहिए आपको? इन कोर्ट से वो जो टाइम जाया किया है उस पर तो हमें कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। आज हम एक घंटा काउंट कर रहे हैं जजेस का, इस पे भी सोचिए जरा। शिराज साहब सोच रहे हैं मेरे ख्याल में इस पर, काफी दिन से सोच रहे हैं। शिराज साहब फिर क्या सोचा है आपने, क्यों हम इतनी ज्यादा बहस कर रहे हैं? आगा साहब तो कह रहे हैं बड़े सालों से ये मसला चल रहा है, तब नहीं हो रही, तो अब क्यों एकदम से इस पे हमने इतनी
तेजी जो है वो शुरू कर दी, और अब क्यों इतनी कड़ी निगरानी की जा रही है अदालतों की, जजेस की? थैंक यू वेरी मच आसमा। एक प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था जब जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया, एक प्रोजेक्ट किया, आईटी रेवोल्यूशंस लेके आए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा था कि पंजाब में कितनी तेजी के साथ जो इररेलेवेंट केसेस थे उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, बल्कि जो अदलिया की तकर्रियां थी और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन थी वो उन केसेस के साथ खासतौर पर लॉयर जुडिशरी की लिंक कर दी गई थी कि वो कैसे उन केसेस को निपटाते हैं, कितनी जल्दी निपटाते हैं। ठीक। हमें इस चीज को भी रियलाइज करना है कि जब आप केसेस को, आपके जिम्मे प्लान है ना कि मेरे पास 500 केसेस हैं और मैं 10 सुन सकता हूँ और आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो कहीं ना कहीं इंसाफ के तकाजों पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप उसको पूरी तनदेही के साथ अंजाम नहीं दे सकते और लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या कुछ नहीं। तो केसेस उड़ाए गए हैं, तो किए गए हैं। अगर मैं सिर्फ उनके ना हेडिंग्स पे जाऊं जो मेरे पास है, कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी खवातीन की गैर मुल्की मर्दों या औरतों से, पाकिस्तानी शहरियों के पाकिस्तानी शहरियों को गैर मुल्की ख्वातीन से शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर पिटीशन क्या थी, इसको जानना जरूरी है। ये निटी ग्रिटी जानना है कि किन लेवल्स पे है, क्या सरकारी मुलाजम, अगेन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दो शहरियत रखने वाला मेजोरिटी कहाँ पे है पाकिस्तान में, उनके लिए शहरियत के असूल क्या क्या है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट की अपील है। एमडी ताहिर लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम रहा और पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत बड़ा नाम होता था, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो पब्लिक इंटरेस्ट की बहुत बड़ी पिटीशंस फाइल करते थे और बहुत बहुत बड़ी पिटीशन होती थी जिनमें जनरल वे में बहुत बहुत लोगों को रिलीफ मिलता था। तो हमें इस चीज को रियलाइज करना है। देखें, जो फालतू एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे, अब अगेन आई एम सॉरी, मगर काजी फाइज ईसा का केस जो था वो वाहिद शायद केस था जिसमें डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। तो उसके ऊपर थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बन के भी रिटायर हो गए। अब वो केस रेलिवेंट था या नहीं था, मगर कम से कम आपको ऐसी एग्जांपल सेट कर सकते थे कि जिसमें आप कहीं ना कहीं ऐसी गैर कानूनी, मुबैना तौर पे गैर कानूनी तकर्रियों का रास्ता रोक सके। और उसके ऊपर जो रिमार्क्स है, मैं उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जाना चाह रहा। फिर गैर मुल्की असासे, आपका मेजर इशू है, आपके पाकिस्तानियों के गैर मुल्की असासों के ऊपर है, उस पर जुर्माना लगाया कर दिया गया। तो देखें, मैं सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूँ। सो उन पिटीशंस की निटी-ग्रिटीज क्या थी वो आपने जानना है। और जो काशिफ ने बात की, देखें, डेफिनेटली ऑन द अदर हैंड, जहां भी आप केसेस को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या उसके ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं, आरिफ अलवी के सदर के ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब उन्हें सदर के बाद अगले सदर भी आ गए हैं। अब देखें ना, एक तरफ एक जजमेंट है, दूसरी तरफ दूसरी जजमेंट है। तो ये एक तरफ काजी फाइज ईसा वाला मामला है और एक तरफ आरिफ अलवी वाला मामला है। एग्जैक्टली, इलेक्शंस को नल एंड वाइट करने वाली है, यू नो, मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन ओवर देयर। तो जो वो केसेस पोस्टपोन हुए हैं जिसमें एक जजेस अवेलेबल नहीं थे, जो इस आईनी बेंच का हिस्सा थे, वो भी तो पोस्टपोन हो रहे हैं। क्या वो भी तो ऐड ऑन हो रहे हैं ना, वो भी तो एक बर्डन आपके ऊपर बनता चल रहा है ना। तो उसका आपने क्राइटेरिया क्या निकाला है? I'm really sorry, मैं आपको यहाँ रोकूंगी और मैं चाहूंगी कि ये जो पीडीएम के दौर में कानून साजी हुई थी, इसको लेकर भी जो दरखास्त थी उसको न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि जुर्माना भी किया गया है। तो इससे भी तो बहुत सारी चीजें जो है वो आगे चलकर भी मुश्किलात फिर नहीं हो सकती, आपको नहीं लगता? देखिए, जो डाटा मेरे पास है, ये डाटा मुझे ये बता रहा है कि 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें 3,496 केसेस जो है वो टैक्स के हैं। तो यू जस्ट इमेजिन कि इस वक्त आई में वहां पे चढ़ा हुआ है कि ये टैक्स लगाया भी, पंजाब में उन्होंने टैक्स लगा दिया एग्रीकल्चर के ऊपर, लाइफ स्टॉक के ऊपर, और आईएमएफ की डिमांड पे है। तो भाई आप इन केसेस को सॉर्ट आउट करें, जो किसका देना है दें, अगर किसी से बनता है तो वो लें। एफबीआर रिफॉर्म्स की बात हो रही है, बाकी बात हो रहे हैं। ये जो तकरीबन 59,000 केसेस हैं, इनका जवाब दे कौन होगा? इसको भी तो आपने सॉर्ट आउट करना। नंबर ऑफ जजेस शुड बी इंक्रीजेस। कोर्ट्स को आप इमरजेंसी बेस पे चलाएं। अभी जस्टिस जाया अफरीदी ने वो जस्टिस मंसूर फार्मले को रिवाइज भी किया था, उसको कंसीडर किया गया था। व्हाटएवर द क्लैशेस गोइंग ऑन इन द जुडिशरी, बट द पॉइंट इज दे आर देयर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द मासेस एंड दिस इज देयर प्राइम रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल। शहनाज साहब आप मौजूद हैं, बाकी पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आईनी बेंच का पहला दिन था, बहुत सारे केसेस जिनकी समाअत होना थी हुई है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिन्हें डिसमिस किया गया है और जुर्माने भी किए गए हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे जिन पर अभी भी हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो भी हमें सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो रिमार्क्स आए हैं वो भी बड़े अहम हैं। आप जानते हैं कि क्या कहा गया है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन जी, हमें एक और अहम टॉपिक जो है वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है, और वो है तोशा खाना 2 केस, जिसमें दिखाई ये देता है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई जो हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ चुकी हैं। क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से मुश्किलात जो हैं बढ़ती दिखाई देती हैं, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। बात अब हमें करनी है मुश्किलात में घिरे बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की, जिनके लिए दिखाई ऐसा देता है कि मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं बल्कि मजीद बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि तोशा खाना 2 केस में दोनों की बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अब जानते हैं कहा यह गया है कि फ़र्द जुर्म जो है अब 18 नवंबर को आयद की जाएगी, लेकिन इससे पहले ये जो फैसला है ये महफूज किया गया था और अब कहा जा रहा है कि 18 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। और बानी पीटीआई के जो वकला हैं फैसल चौधरी, सलमान अकरम राजा, उनकी मौजूदगी में बरियत की दरखास्त है ये मुस्तरद की गई। नाज़रीन, इस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर 8 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाया गया है। तो ये जो फैसला है यही फैसला एक्सपेक्टेड था। मैं चाहूँगी शराज हसनात साहब आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। जिस तरह से शवाहिद पेश किए गए, जिस तरह से केस आगे चला है, आपको लगता है कि पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के वकला की जानिब से जिस तरह से दलाइल दिए गए उसके बाद यही फैसला आना चाहिए था, ये सही फैसला है? देखिए, इमरान खान बुशरा बीबी के ऊपर जो केसेस हैं और खासतौर पे तोशा खाना 1 या तोशा खाना 2, उसमें अगर हम ये देखेंगे फ्रेमिंग किन किन केसेस में की जा रही है और क्या क्या एलिगेशंस पुट किए जा रहे हैं। इसमें जो केस इनके ऊपर बनाया गया, अगेन वो बुल्गारियन ज्वेलरी है, इसको सऊदी अरब विजिट के दौरान लिया गया था और फिर ये कहा गया कि उसको दोबारा से सऊदी अरब की एक फ्रेंचाइज को बेच दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो लॉ था उसमें था कि 50% उसकी एक्चुअल वर्थ के इक्विवेलेंट इन्होंने पे करना था, नहीं किया, इतना कमा लिया, इतना कर लिया, ये सारे एलिगेशंस थे। अब एक they were expecting a relief। जब मेरी पीटीआई वालों से कुछ इस पे बात हुई थी, they were expecting कि उन्हें इस पे रिलीफ मिलेगा और कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे। मगर अब ये कहा जा रहा है कि 18 तारीख को इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे, जो पीटीआई के लिए कंपैरेटिवली इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगा। और बुशरा बीबी जो ऑलरेडी बाहर हैं और जो थोड़ा सा पॉलिटिकली भी एक्टिव होने लग गई हैं, उन्होंने मीटिंग्स कॉल करनी शुरू कर दी हैं, ऑफिस बेयर्स की मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे सारे सिनेरियो में ये वी कैन कॉल इट एन इनडायरेक्ट मैसेज टू हर एज वेल कि ये जो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं लिंक है विद दिस एज वेल। बाकी अगर मैं बात करूं, देखिए ये केस इनके ऊपर बनाया गया, इसको साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। ये भी जरूरी नहीं है कि फर्दर जुर्म आयद होने के बाद भी करे। पीटीआई के लॉयर्स का तो यही स्टांस था कि जो भी एलिगेशंस लेवल किए गए हैं वो किसी सूरत भी बराबर नहीं है और इनके ऊपर ये फॉल्स एलिगेशन है और उन्होंने इसको चैलेंज किया था, मगर कोर्ट ने उनकी इस दरखास्त को रद्द किया और ये फर्दर जुर्म आयद की जाएगी 18 तारीख को। तो इसका कहीं ना कहीं इंटरलिंक जरूर होगा जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 24 का प्रोटेस्ट कॉल भी दी हुई है, तो ये 18 को जो चार्जेस फ्रेम होंगे वो 24 की उस प्रोटेस्ट कॉल के साथ किस तरह इंटरलिंक होंगे, ये मैटर करता है। इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे, बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन मैं अभी चाहूंगी कि मोहम्मद नौशाद अली साहब, मैं आपके पास आऊं। ये जो बानी पीटीआई की मुश्किलात हैं खासतौर पर तोशा खाना 2 केस को लेकर, आप समझते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनकी कानूनी टीम के ऊपर बनती है? देखिए, ये कानूनी वाला जो मामला है, किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन हमने जो आज तक पिछले ये इतनी दहाइयों के अंदर देखा है वो यही है कि ये जो बहुत सारे मुकदमात हैं जिनको अमूमन सियासी जमातें सियासी मुकदमात का दर्जा देती हैं, जब सियासी मामला ठीक होते हैं तो बहुत सारे जो हैं वो आपको इल्म है इस बात का कि फिर जो मुकदमात कैसे खत्म होते हैं कि दिन के अंदर जो है वो मुकदमात जो है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो मुकदमात हैं इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जो फर्दर जुर्म तक मामला चला गया। वगरना जो दलाइल दिए गए थे और जब फैसला महफूज हुआ था उस दौरान यकीनन दोनों तरफ से दलाइल आए ना, तो कानूनी टीम अगर ये जस्टिफाई नहीं कर सकी कि ये जो केस बनता ही नहीं है और ये इस पे जो है वो जमानत दे दी जानी चाहिए, तो वो अदालत को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुई जो कानूनी टीम है। अगर कन्विंस करने में कामयाब होती तो फैसला यकीनन मुख्तलिफ होता। अब चूंकि मामला प्रेजुडिस होता है इसलिए हम बहुत ज्यादा उस तरफ बात कर भी नहीं सकते। अदालत ने जो भी फैसला दिया है, अब अगर फर्ज कीजिए ये फैसला दुरुस्त नहीं है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। अदालतों की लड़ाई बेसिकली अदालतों में ही लड़ी जा सकती है, वहीं लड़ी जानी चाहिए। लेकिन ये जिस तरफ शिराज साहब ने अभी हवाला दिया है ना, ये शायद मैंने कहीं ऑन रिकॉर्ड टीवी पे ये कहा है कि जी देखिए ये जो कॉल दी गई है इस कॉल का मकसद ही बेसिकली अदालतों को प्रेशराइज करना है। इसका मकसद यही था कि ये हम उन्हें ये बात कहीं ना कहीं नजर आ रही थी कि तोशा खाना 2 का जो महफूज फैसला है वो उनके खिलाफ भी आ सकता है। प्लस ये कि जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है, जो अदालतों के अंदर भी और जो अदरवाइज भी जो हमारे सामने है, उसके अंदर पर्सपेक्टिव यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बानी तहरीक इंसाफ को अब बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा जेल काट ली है, लेकिन मैं जो बार बार बात कह रहा हूं कि वो लोग जो अरबाब इक़्तिदार हैं या
ताकत के महवर हैं, वो वहां पर बानी तहरीक इंसाफ के मामले पे कोई मुझे किसी किस्म की जो उनका मौकफ रहा है बानी पीटीआई का, उसमें कोई नरमी नहीं आई। तो ये जो एक एरिया है, इस पे काम करने की जरूरत है। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी बहुत वाइड डिवाइड नजर आ रही है, क्योंकि ये बात अब बिल्कुल सबके सामने आ चुकी है कि वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की तहरीक या इस तरह की जो फाइनल कॉल के जी मर जाएंगे मार देंगे डू एंड डाई वाली कॉल्स हैं, वो उसके हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनकी सख्तियों में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन उनको शायद कोई रिलीफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो शायद इस पोजीशन में बाहर तो और नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुल्क में कोई इंकलाब ले आए। अगर लाना होता तो इंकलाब 9 मई को आ चुका होता। आप सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं नौशाद साहब। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीबी जो है वो दोबारा अरेस्ट भी हो सकती हैं अगर इस तरह की सिचुएशन जो है मुल्क में क्रिएट की जाती है, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पीटीआई क्रिएट करना चाहती है सिचुएशन। काशिफ साहब, मैं चाहूँगी कि आपकी जानिब अब मैं आऊँ, क्योंकि आप मुतादिद बार जब भी तोशाखाना 2 के हवाले से बात हुई आपने हमेशा कहा है कि ये और अलकादिर ट्रस्ट ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर दिखाई नहीं देता है कि पीटीआई को किसी भी तरह की कोई रियायत मिलेगी, क्योंकि लगता ऐसा है आपके बकौल कि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं चीज़ें मौजूद थीं और ये चीज़ें कोर्ट तक भी पहुंची हैं, उनके मुखालिफिन के पास भी मौजूद हैं, तो इसलिए फैसला तकरीबन वही है जिसकी आप बहुत पहले पेशगोई भी कर चुके हैं हकायक को देखते हुए। देखें, फैसला तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसके ऊपर तो मैं नहीं कमेंट करता। जो आज बरियत हुई है, आज बरियत नहीं हुई, मैं इसके हवाले से बता दूं कि देखें, ये जो जिस तरह शराज साहब ने कहा, एक नेकलेस है, एक एयर रिंग है, एक सेट है जो तोशाखाना में लिया गया, और जो इस्तगासा ने डॉक्यूमेंट जमा कराया, जो उनका केस है वो ये कि ये तोशाखाना में जमा हुए ही नहीं, ये तोशाखाना में जमा नहीं हुए, और इसकी मालियत जो है जिस कंपनी ने ये सेट बनाया मोहम्मद बिन सलमान साहब को दिया, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बानी तहरीक इंसाफ उनकी अहलिया को दिया, उस कंपनी ने इसकी प्राइस डिटरमिन की है तकरीबन 7,16,61,600 रुपए। अब अकॉर्डिंग टू कैबिनेट लॉज इसकी ऊपर जो पैसे जमा होने थे वो 3,80,000 के करीब जो है वो जमा होने थे, या 3.5 लाख के करीब जमा होने थे, जबकि जो पैसे जमा करवाए गए वो 29,14,500 रुपए जमा हुए हैं बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो उनका ये कहना है कि जो अमाउंट थी वो नहीं जमा हुई, इसकी वजह से ये उनके ऊपर मामला है। लेकिन मैं आज पहली दफ़ा आपके तवज्जो से मैं एक चीज़ ना रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। ये तोशाखाना के जितने केसेस हैं ना, वो तोशाखाना 1 है, वो 2 है, या समहाउ अलकादिर ट्रस्ट, गाड़ियों का केस है, घड़ियों का केस है। मैं कह रहा हूँ जी, तोशाखाना के जितने केस हैं या समहाउ अलकादिर ट्रस्ट है, मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ समहाउ, इन तीनों में बानी तहरीक इंसाफ इनोसेंट थे। ये तीनों वारदातें बुशरा बीबी ने डाली, करे कोई भरे कोई। और इसकी दलील ये है कि जिस वक्त ये मामला सामने आया उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के दरमियान शदीद तलखी हुई। और चेक कर लीजिए आप, अहबाब लाहौर में बैठे हुए 3 महीने तक नाराजगी रही और बुशरा बीबी बनी गाला से लाहौर चली गई और लाहौर जमान पार्क नहीं गई। अलैदगी की बातें हुई, अलैदगी की बातें हुई। वो जो अलैदगी की बातें हो रही थी वो इस तोशाखाना के मामले पे हो रही थी। ये तोशाखाना जो जब उन्हें पता लगा कि ये काम हुआ, बानी पीटीआई नाराज थे, बानी पीटीआई इस बात पे नाराज थे कि ये मामला जो हुआ ये मुझे बाईपास किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो ऑफिशियल लाइन थी, उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी से पूछा, बाकियों से पूछा, उन्होंने कहा जी ये सेट पैटर्न है, आप कर दीजिए। और उस वक्त जो अलैदगी की बातें हुई, बात डाइवोर्स तक पहुंची, उस वक्त उस अलैदगी और उस डाइवोर्स को रुकवाने के लिए मोहतरम जनरल फैज साहब एक्टिव हुए और फिर मामले सारे रिवर्स हुए। ये मैं आज पहली दफा इसलिए रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, बुशरा बीबी भी हयात है, बानी तहरीक इंसाफ भी हयात है, ऐसे बहुत सारे अहबाब हयात है, वो कहते हैं कि ये नहीं हुआ। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बानी तहरीक इंसाफ के सिग्नेचर की हुई शर्ट अगर 5 करोड़ की बिक सकती है तो उनको 2 करोड़ की घड़ी लेने की जरूरत नहीं थी। ये वो हकायक है। इन हकायक के ऊपर बात इसलिए कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं करता खुल के कि उनको ये लगता है कि अब हुक्मरानी बीबी के पास है, ये ना हो कि हमारी छुट्टी हो जाए। और उसके बाद ये सारे मामले रिवर्स हुए और आज तक ये मामले गले पड़े हुए हैं। सिर्फ ये मामला नहीं है, फिर इस मामले को हैंडल करने के लिए जुल्फी बुखारी साहब मैदान में आए, फिर 2 नंबर रसीदें बनाई गई, फिर वो दुकानदार उस रसीदों से मुकर गया, उन 2 नंबर रसीदों का मुकदमा इलादा चल रहा है। हजूर, ये तोशा खाना एक खातून ने, एक अहलिया मोहतरमा ने ये तहफ़ लिए, उनको बेचा किया और गले पड़ गया बनी। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है ना आगा साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ ये सवाल।
आपको भी याद होगा इनकी जो साबिका बानी पीटीआई की जो साबिका एहलिया थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बानी के साथ एक टीवी चैनल को। उसमें जब उनसे पूछा गया कि अगर आपसे कोई महंगा गिफ्ट मांग ले तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरे से कोई 10 लाख रुपए वाला बैग मांग ले तो मैं तो इसको तलाक दे दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो फिर बुशरा बीबी के मामले में ऐसा क्या हुआ? वाकईतन फैज साहब का कोई इतना ज्यादा प्रेशर था कि इमरान खान अगर कुछ चाहते भी थे, जैसे अलैदगी की खबरें आई थी, तो वो कर नहीं पाए? देखिए, बासुदे काशिफ बहुत क्रेडिबल रिपोर्टर है और मैं जो काशिफ ने बात की है डेफिनेटली मैं उसको फेस एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक। वो काशिफ की कभी खबर अभी तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कोई बैकफायर हुई हो। ये तो है कि गलत बात, लेकिन मैंने तकरीबन ना 3 साल लोअर कोर्ट रिपोर्टिंग की हुई है और तकरीबन 3 साल मैंने सेशन कोर्ट रिपोर्टिंग की हुई है, हाई कोर्ट नहीं किया मैंने। ये केस मुझे आज तक समझ नहीं आ सका, ये केस हुकूमत ने ऐसा क्यों बनाया और पीटीआई ने ऐसा लड़ा क्यों केस। अब 3 बातें, मुझे 3 मिनट दे दीजिएगा। जी जी प्लीज। केस सिंपल है, जो इन्होंने रसीदें गलत बनाई वो आप साइड पे कर दो। उस केस में तो 420 फौजरी है टोटल, उसको आप साइड पे कर। 3 क्वेश्चन है जो तुषार खाना केस में मुझे पूरे ना 1 में नजर आए ना 2 में नजर आए। जी जी। सामान, इतना कीमती सामान तोशा खाना से बाहर कैसे निकला और दुबई कैसे पहुंचाया गया? पहला क्वेश्चन, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अब फराग गोगी के पास चाबी तो नहीं थी तोशा खाना की, ठीक है ना। तोशा खाना वर्क्स अंडर द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, ठीक है। उसका एक एसओ होगा, एक डिप्टी सेक्रेटरी होगा, एक एडिशनल सेक्रेटरी होगा, एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है, एक केयर टेकर होगा। बहुत सारे लोग मुलव्वस थे। क्वेश्चन उठाया है कि सामान, अरबों रुपए का सामान कैसे निकाला गया तोशा खाना से दुबई लेके जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये अपना बीबी कहती है कि जी ये 4 करोड़ रुपए, अपना 4 लाख रुपए जमा होता है, असेसर कौन है? बीबी तो असेसर नहीं है, ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर असेसर है, असेसर है ऑफिशियली, जो बेखा में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी है। ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसने असेस करना था और जितना वो कागज पर लिख के देता कि ये मेरी असेसमेंट है, वो पैसे इन्होंने जमा करवाने थे सिर्फ एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए, जो कि एक अमेरिकन ड्यूल नेशनल होल्डर था। पूरा का पूरा तोशाखाना केस ना हुकूमत ने प्रॉपर्ली तैयार किया, ना पीटीआई ने कभी टच किया। आगा साहब, तीसरा क्वेश्चन। हाँ, दोनों भुगत रहे हैं। सेक्रेटरी का नाम भी ले दे सर। बिला वजह पीटीआई लेट कर रही है, इस केस में कुछ नहीं है। फौजरी का केस 420 का बनता है जो इन्होंने गलत रसीदें दी हैं। इस केस में कुछ नहीं है। यहाँ पे केस ये हार जाए, ऊपर चले जाए, हाई कोर्ट पे चले जाए, सुप्रीम कोर्ट पे चले जाए, यहाँ इन्होंने इतना टाइम जाया कर दिया इस केस को। हर चीज पे डिले करना, हर चीज पे डिले करना, सारी की सारी मिसमैनेजमेंट है पीटीआई की टीम की, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल वो पे, आपने भी उस सवाल को ना अपने से फेंका, दूर किया है, क्योंकि मैंने नाम बड़ा ले लिया ना भाई। सर नाम मैं तो कह रहा हूँ, नाम लीजिए ना सेक्रेटरी साहब। काशिफ साहब ये फरमा रहे हैं कि आपने ड्यूल नेशनलिटी का तो जिक्र कर दिया, अब नाम भी ले दीजिए, क्या हर्ज है? सेक्रेटरी साहब, काशिफ साहब अगर आप कहते हैं तो मैं ले भी लूंगा, आप चला नहीं सकेंगे, ठीक है। आप ले लें, या तो मुझे कमिटमेंट करें, चलाएंगे, हमें क्या एतराज है? आप मुझे कमिटमेंट दे, मैं नाम ले लेता हूँ। सर कोई जाएगा और आप नाम तो ले। आसमा की जगह कोई और बैठ जाएगा, नाम तो लेंगे, काशिफ तो वहीं पे रहेगा। नहीं चले, आप नाम तो लें। अच्छा देखिए इसमें, अच्छा उन सेक्रेटरी बात है, अच्छा आगा साहब उन सेक्रेटरी साहब का ताल्लुक अली जफर साहब की साथ नहीं है, इनकी रिश्तेदारी अली जफर साहब के साथ तो नहीं है? जी मेरी जान, आपको अच्छी तरह पता है, मुझसे मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप मुझसे, ठीक है ना। तो बात ये है, तो फिर आप ये बात मानिए कि अली जफर साहब जो बानी तहरीक इंसाफ के वकील है, उन्होंने मैनेजमेंट कहीं ना कहीं की हुई है। हाँ, लेकिन देखें काशिफ साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना असेसर से पूछा गया कि तुमने असेसमेंट क्या की है, हाँ। ना किसी से पूछा गया कि ये माल अरबों रुपए का माल बकौल इंडिया हुकूमत के अरबों रुपए का, ये कैसे चला गया वहां पे अपना क्या नाम होता है दुबई। पॉलिटिकल केसेस यही तो होते हैं, यही तो पॉलिटिकल केसेस हैं जिसमें आपने अपने ओपोनेंट्स को फंसाना होता है। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे इसके और भी बहुत सारे पहलू है ना। आगा साहब केस हार जाए, क्योंकि इस केस में कुछ नहीं है,
420 का केस इनमें बनना जो उन्होंने फौजरी की भी गलत रसीद आगा साहब, आपने बड़े अहम सवालात उठाए हैं, आपने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं, लेकिन शराज साहब ने भी बड़ी अहम बात की है कि ये विंडो में बाकी लोग तो वही होंगे, ये ना हो कि मैं ना हूं। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, तो मेरे ख्याल में मैं प्रोड्यूसर की इजाजत से एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, टॉपिक हमारा यही है, बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी एक पेज पर हैं नहीं हैं। अगर वो एक पेज पर हैं तो जो बाकी लोग हमें दिखाई देते हैं बानिया पीटीआई के इर्द गिर्द, खास तौर पर उनकी बहनें और ख़ास तौर पर बहनों में अलीमा खान, उनका फिर क्या बनने जा रहा है। और ये जो पार्टी के अंदर हमें बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और फिर खास तौर पर जो एहतजाज को लेकर जो कॉल अब दी गई है उस पर जो बहुत रद्द अमल अपनी ही पार्टी के लोगों का आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि ठीक फैसला है, कुछ कह रहे हैं कि गलत फैसला है। तो ऐसी डिवीजन के अंदर फिर क्या ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा? और इसकी जो ग्रुपिंग है इसके ऊपर मजीद डिटेल में एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम सुन रहे थे आगा इकरार हारून साहब को, साथ ही साथ काशिफ साहब को, जो सवालात उठाए हैं तो शाखाना 2 केस को लेकर। इकरार साहब ने यकीनन वो बड़े अहम हैं। जब वो सवालात उठा रहे थे, जब वो इन पॉइंट्स पर बात कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि शराज साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही साथ मोहम्मद नौशाद अली साहब भी कुछ फरमाना चाहे थे। तो मैं किसकी जानिब पहले आऊँ? मेरे ख्याल में नौशाद साहब, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ पहले। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि काशिफ साहब की बहुत सी बातें दुरुस्त हो सकती हैं। ये हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मसला ये है कि अदालत जो है ना, अदालत सबूत मांगती है और अदालत के अंदर वो चीजें तय करनी पड़ती हैं। आपने एक अपने सवाल के अंदर एक बात कही थी कि फिर उन्होंने उनको लीगली अपने से अलहदा नहीं किया अपनी बेगम साहिबा को, इन सब चीजों के बावजूद। तो ये एक ऐसा पहलू होगा जो शायद उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि एक जो अब इस वक्त जनरल आसिम नसीर हैं, आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने, उनके बारे में भी ये इस तरह की बातें कही गई थी कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई थी बानी को बहुत शुरू में, जब वो खुद एक इदारे के सरबराह थे, तो उन्हें हटा दिया गया था। तो मसला ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप किसी पे अंधा एतबार करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, खास तौर पर जब आप मुल्क के वजीर आजम होते हैं, असल में तो गलतियां कराई जाती हैं, वो गलतियां ही तो होती हैं जिससे आपकी पकड़ होती है। तो ये आप पर जिम्मेदारी बनती है कि आप जब अपने आप को बहुत सच्चा समझते हैं, रखते हैं और साफ है, और खास तौर पर जब आप कुछ नहीं करते तो आपको ज्यादा मोहतात होना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले या नीचे रहने वाले जो हैं वो आपकी पोजीशन का फायदा उठा रहे हो। अगर आपकी पोजीशन का फायदा भी उठाया गया, तब भी कहीं ना कहीं अदालत में ये साबित हो जाए तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मसला यही है। क्योंकि देखें, काशिफ साहब ने जो बात कह दी है उस हिसाब से तो ये चार्जशीट मुकम्मल हो चुकी है, फर्द जुर्म तो काशिफ साहब ने आयद कर दी है उनके ऊपर, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से। तो अगर बुशरा बीबी को सजा होगी तो कंप्लिस के तौर पे बानी तहरीक इंसाफ उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी बानी तहरीक इंसाफ के पास थी। और अगर उन्होंने उसको होने दिया है तो वो भी एक जुर्म का इर्तिकाब होने देने का मामला भी ये है कि आप उसके कंप्लिस हैं। सो इस वजह से बानी के ऊपर इसका बर्डन जो है वो चला जाएगा और उससे उसको पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। ठीक है। अंधे एतबार की आपने बात की, अंधा एतबार बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन सरफे नजर करना, किसी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना, जो चीजें हो रही थी, ये लगता है कि बानिया पीटीआई के लिए एक बड़ी वजह बनी है कि वो खुद भी ट्रबल में आ गए हैं। शराज साहब, फिर मैं दो गुजारिश करता हूँ। पहले मैं काशिफ अली बात पे आऊंगा। देखिए, मैं हर घर में मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होती हैं और मल्टीपल इश्यूज के ऊपर होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर मामला तलाक तक जाए और फिर लोगों को उसके दरमियान में इंटरवीन करना पड़े या क्या मामला है। और एक और चीज पे आता हूँ। अगर ये पैसों का मामला इतना संगीन होता तो बुशरा बीबी के ऊपर जो मेजर एलिगेशंस हैं वो फरा गोगी वाले हैं, जिसमें अनइंटेंशनली अलेजडली उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो कंपनीज थी रिगार्डिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग को ब्यूरोक्रेट्स इन पंजाब और सब कुछ। तो फिर उनके लिए ये पेमेंट्स पे करना और बाकी चीजें करना ये बिल्कुल कोई मसला या मुश्किल नहीं था कि ये क्या सिनेरियोज हैं। तो और अगर ये कुछ चीजें साबित हो जाती हैं तो हमें थोड़ा पीछे चलते हैं कि बानी पीटीआई की जो दूसरी अहलिया थी, एक टीवी एंकर, उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगे थे और किस बेस पे उन्हें इमीडिएटली डिवोर्स दे दी गई थी और वह क्या चीजें थी। तो ये फाइनेंशियल करप्शन के एलिमेंट्स अगर यहाँ पे कुछ प्रूव होते तो प्रॉब्ली कुछ भी और हो सकता था। वो पुराने वाली अहलिया के केस में हमने ये चीजें देखी थी। यानी शराज साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी बानिया पीटीआई ये समझते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो इनोसेंट हैं, इस सारे मामले से, इस सारे केस से उनका कुछ लेना देना नहीं है? या फिर हम वो समझें जो काशिफ साहब अक्सर हमें बता रहे होते हैं कि बुशरा बीबी को भी पता है कि वो इनोसेंट नहीं है, बानिया पीटीआई को भी पता है कि वो कसूरवार हैं और उनको पता है कि इसका फैसला क्या आने वाला है, तभी एहतजाज की कॉल्स देते हैं बार बार?
देखिए, इमरान खान, बुशरा बीबी उनकी रेड लाइन है, वो उस पे फुली ट्रस्ट करते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त भी बुशरा बीबी ने कल पेशावर में 24 नवंबर वाले एहतजाज के हवाले से पार्लियामेंटेरियन का इजलास बुला लिया है और वो इमरान खान की एब्सेंस में बाहर रह के पार्टी को लीड कर रही हैं। ये बानी की मुशावरत और उनके एतमाद के बगैर पॉसिबल जब मुमकिन नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, काशिफ की बात में हो सकता है बदलो, मगर फैमिली में, रिलेशनशिप्स में, मियाँ बीवी में अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ दिस। इसको सेटल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आगा साहब की बात को एक नहीं आगे नहीं, ये करूंगा वो कि वाले देखिए, मियाँ बीवी के झगड़े नहीं है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसमें तो पूरी कौम, पूरी चीजें इन्वॉल्व हो गई थी ना। तोशा खाना की बात हो रही है, वहां से गिफ्ट्स लेने की बात हो रही है, जाली रसीदें बनाने की बात हो रही है, वो मुल्क के वजीर आजम है, वो वाले मियाँ बीवी तो नहीं है ना सर जी। ऐसे तो ना करें अब शराज साहब। सर एलिगेशंस की बात मैं कर रहा हूं, तो एलिगेशंस के ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है वो ट्रस्ट डेफिसिट का होता है कि अगर ट्रस्ट है तो फिर एलिगेशन मैटर नहीं करते। आगा साहब ने आपको ये बताया है कि असल मामला उस ब्यूरोक्रेट का है जिस ब्यूरोक्रेट ने इसकी सारी निशानदेही की, इसकी असेसमेंट की, और उस असेसमेंट के ऊपर आपने, उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, आप देखेंगे ये सरफेस पे आएगा जिसमें ये जो असेसमेंट दी गई वो असेसमेंट जमा करा दी। ठीक हाँ, है। जो एलिगेशन तोशा खाना 2 में आ रहे हैं उसमें कुछ बेजाब्तगियों का जिक्र जरूर है, जिसमें ये कहा गया कि ये जमा ही नहीं हुआ, इसकी असेसमेंट कम लगाई गई, उस पार्टी को दिया गया, वो चीजें आई नहीं। तो ये वाली चीजें इन्हें प्रूव करनी होंगी, मगर मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ठीक है। माजी में भी हमने देखे और ये इतना स्ट्रॉन्ग फुट नहीं है, ये डिस्चार्ज होगा केस। सवाल तो फिर यहाँ पे ये भी बनता है ना कि उस ब्यूरोक्रेट को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब अपना आपको फंसता हुआ अपना आप दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसको क्यों नहीं बेनकाब करते, क्यों नहीं उसको सामने लेके आते? काशिफ साहब, एक तो जरा ये फरमा दीजिएगा, दूसरा ये इतना ज्यादा एतमाद तो अगर बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी एक पेज पर हैं तो फिर ये अलीमा खान साहिबा का क्या बनेगा? क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में मुतादिद बार फरमाया कि वो तो पार्टी के अंदर ही किसी और ग्रुप को लीड कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे दोनों मोहतरम अहबाब जो है वो उस ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं बता रहे, इशारे किनारे में सारी बातें कर रहे हैं। तीनों नहीं बता रहे। खुल के बताएं सर, क्या फर्क पड़ता है? नंबर 2, आप बता देना। हजूर मैंने तो कहा कि अली जफर साहब जो वकील बानी तहरीक इंसाफ है, सेनेट में पीटीए के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनके वो रिश्तेदार हैं। अब इससे आगे तो नाम ले दे। अच्छा, दूसरी बात देखें, जो बात बुशरा बीबी की है, बुशरा बीबी के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट था, बात तलाक तक गई थी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नंबर 2, जिस वक्त पॉलिटिकली चीजों को मनूवर किया जाता है ना, तो ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है? ट्रस्ट ऐसे बनाया जाता है कि जिसके ऊपर आपको ज्यादा टेंशन हो उसको आप थोड़ा सा रगड़ा लगाते हैं और आप कहते हैं जी जाए जाके, ताकि ट्रस्ट मजीद इंश्योर हो। 260 और 65 दिन की जेल काट के अब जो बुशरा बीबी ने ट्रस्ट विन किया बानी तहरीक इंसाफ का, और उस ट्रस्ट से तहरीक इंसाफ के अंदर आने वाले दिनों में किस किस की गर्दन उड़ेगी आप सब देख लीजिएगा। और अभी कल ही की बात है, मैंने कल आपके शो में कहा कि बुशरा बीबी का ग्रुप बन गया है। उस ग्रुप में मोहन सलाई भी है, जुल्फी बुखारी भी है, अली बिन गंडापुर भी है, मुराद सईद भी है। और इसकी दलील ये है कि असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, इनको नहीं मिलना दिया गया अडेला जेल में। आज उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद चीजें मैनेज हो रही हैं। बुशरा बीबी जिस दिन रिहा हुई हैं वो CBM के बदले में रिहा हुई हैं। बुशरा बीबी पूरी पार्टी की डायरी जाके बानी तहरीक इंसाफ को देती हैं, उसके बाद उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 24 नवंबर की कॉल ऑफ करने की अथॉरिटी भी बानी और बीबी के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी। बानी और बीबी ही फैसला करेंगे। तो अलीमा खान का किरदार बता देना, बहन है उनकी। देखे, अलीमा खान साहबा तो कोशिश कर रही हैं, उनका अपना एक ग्रुप है सलमान अकरम राजा साहब के साथ, वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसी सूरत ये मामला भाभी और नंद का नहीं चलेगा इकट्ठा। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीबी साहिबा का ट्रस्ट इमरान खान साहब पे 2000 गुना बढ़ गया। वो कहते हैं कि मेरे साथ उसे जेल काटी है। जो बात आगा साहब कह रहे हैं कि बरियत केस नीचे हार जाए और ऊपर जाके जीत जाए, हजूर केस नीचे तोशाखाना 2 में हारे, फर्ज कर ले 2 साल 4 साल 1 महीना सजा हो गई, बीबी फिर अंदर, बीबी साहिबा अंदर हो, जमानत में फिर 2 महीने लग जाए, तो पार्टी कैसे चलानी है? ये जो अली अमीन गंडापुर साहब के गिर्द जाल बुरा जा रहा है, असद कैसर और मौला फजल रहमान कर रहे हैं, और उसको कैसे काउंटर करना है, वो एक स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी में बानी और बीबी एक पेज पे है और अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ है। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीबी साहिबा ने ट्रांसफरों में पैसे लिए, मामलात किए, उनका केस नहीं उठता। फराह गोगी का कहीं नामो निशान नहीं है। सिर्फ वही केस जो है वो चल रहे हैं जिसमें बानी और बीबी को सजा हो सकती है। 190 मिलियन पाउंड में 6 आपने दायमी इश्तिहारी निकाल दिए, मलक रियाज को, शहजाद अकबर को, उसको सबको, वो बाहर है।
ठीक है। सजा होगी तो इन दोनों को होगी। सही। सो अब जो कोशिश हो रही है कि बीबी साहिबा से जो सीबीएम चल रही थी उस सीबीएम को आगे लेके चले और ग्रेजुअली रिहाई का रास्ता बनाया जाए, केसेस को यहीं पे रोका जाए, अदरवाइज ये मामला और आगे लिंगर ऑन होगा। हुकूमत अपने पत्ते पूरे कर चुकी, हुकूमत ने जो कानून साजी करानी थी करवा ली, जो तोसी देनी थी दे दी, जो जजेस लाने थे ले आए, जो आईनी बेंच बनने थे बन गए, सारे मामले पूरे कर लिए ना जी बिल्कुल। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी सेफ जोन, ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी अभी अपनाई गई है बुशरा बीबी की जानिब से कह लीजिए, बानी पीटीआई की जानिब से कह लीजिए, आगा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये स्ट्रैटेजी पीटीआई को फायदा देने जा रही है, क्योंकि काशिफ साहब की बातों से तो लगता है कि अब तो बस आगे फायदा ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा, सीबीएम से हो रहा है। मैं इसको किसी किस्म का सीबीएम नहीं मानता हूँ। अच्छा, सिंपल, और ना सीबीएम कोई होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। और अगर ये इनको, वही मैं कह रहा हूँ, ये कोर्ट में केस है, मैं बार बार कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर बीबी की जमानत बिल्कुल कैंसिल हो जाती है और कोई आगे इस केस में उनको यानी कि क्लैम करके उनको वापस बुला लिया जाता है 24 से पहले, उसका फायदा ही और सिर्फ फायदा ही होगा पीटीआई को, नुकसान नहीं होगा। और बाकी ये है कि सीबीएम नामी कोई चीज मौजूद नहीं है, ये आपको लगता है ये अच्छा, ये उस तरह ही है। आपने देखा कि सिम्बियोटिकली एक चीज मार्केट में फेंकी गई कुछ दिन पहले, ये फैसला हो गया है खान साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे रिहाई के बाद, यानी कि साइकोलॉजिकली उन्होंने आपको पहले कह दिया कि एक फैसला हो गया कि वो रिहा होने लगे और उससे अगली प्रोपोजिशन दे दी पाकिस्तान में रहेंगे। कमाल देखे सिम्बियोटिक का और कॉग्निटिव का कमाल देखें, ठीक है। कोई सीबीएम किसी से नहीं हुआ है, लेट द कोर्ट डिसाइड। इमरान खान जिसका नाम आप कहते हैं, पैमरा कहता है, आप ले सकते हैं, हाँ जी, ले सकते तक वो उन चीजों को नहीं मानेगा जो कि 9 मई को हुई है, उसका किसी से कोई सीबीएम नहीं होगा। इवन कॉमेडी भी नहीं करना चाहेगी। सही है। और उसके बारे में बहुत क्लियरली ख्वाजा आसिफ साहब कई दफा कह चुके हैं। ठीक है, आप ख्वाजा आसिफ साहब की एक बात जुमला माने बोल सकता हूं? काशिफ साहब जी। मैडम स्पीकर, जी जी प्लीज। आगा साहब, हजूर सीबीएम जब कामयाब हुआ करते हैं ना तो फिर बरियत होती है, जैसे मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब की हुई, फिर कोर्ट में जाके नादरा हुआ करती है। सीबीएम कामयाब होते हैं तो फिर अदालतों से ये फैसिलिटेशन होती है। ठीक है नौशाद साहब, ये बहस तो कह रहा हूं, आगा साहब फरमाइए। आप कह रहे हैं सीबीएम हुआ तो उनको रिहा हो जाना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूँ बुशरा बीबी की जमानत सीबीएम के थ्रू हुई। आगा साहब, वो काशिफ कह रहा साहब ये फरमा रहे हैं कि सारी चीजें होंगी लेकिन बहुत स्लोली होंगी, इसलिए कि आवाम को कहीं शक ना हो जाए ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील के तहत जो है वो बाहर आए हैं। नौशाद साहब, ये बातें तो बहुत पुरानी नहीं होगी, डील और ढील वाली आज फिर से छेड़ दी है काशिफ साहब ने। काशिफ साहब छेड़ते रहते हैं कि काशिफ साहब जो आगा साहब बात कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है और जो काशिफ साहब कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है। ये बड़ी दिलचस्प मामला है। दोनों बातें कैसे दुरुस्त हो सकती है नौशाद साहब? हाँ, मुझे पहले जरा ये समझा दें, मुझे भी और शराज साहब को भी समझा दें, सीबीएम्स हो रही है नहीं हो रहे, ये तो बता दें, दोनों बातें कैसे दुरुस्त हैं सर? इसके अंदर बड़ी थिन लाइन है। ये जो सीबीएम्स जिनकी बात काशिफ साहब कर रहे हैं, किसी हद तक ये बात दुरुस्त है और वो इस हद तक दुरुस्त है कि जिन लोगों की तरफ से पॉजिटिव बात जानी चाहिए या जिनसे एक्सपेक्ट की जाती है उनकी तरफ से थोड़ा बहुत रिलीफ का शो किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, जो बात आगा साहब कह रहे हैं कि जनाब ये रिलीफ जरूर हो है, ये हो सकता है, ये दायमी रिलीफ में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब आप पब्लिकली माफी मांग लेंगे जो आपने हरकत की है उसको एडमिट करेंगे, उसको मान लेंगे, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। सो ये दोनों साइड्स जो हैं ये अपनी अपनी जगह पैरेलल काम कर रही हैं, इनके दरमियान बड़ी थिन लाइन है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो करना चाहता हूं। जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, देखिए ये बात समझने वाली है, आप इस बात को इग्नोर ना कीजिए कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहकर कॉल देंगे, फाइनल कॉल के जनाब हम अब जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे और अगर वापस आएंगे ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लें, इसका मतलब ये है कि दरअसल बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब ने वो कॉल दे दी है जिसकी इजाजत किसी सूरत कोई हुकूमत नहीं दे सकती, कोई एस्टेब्लिशमेंट ये मार्च होने नहीं दे सकती। नौशाद साहब, हो सकता है वो माफी मांगने जा रहे हो, आपको क्या पता है? शराज साहब आप बताइए ना, हो सकता है माफी मांगने जा रहे हो। यही तो बात फाइनल कॉल है भैया, आ गए हम माफी मांगने। लेट मी ऐड, मैं बिल्कुल कुछ चीजों से एग्री करूंगा कि
मैं पहले भी ये कह रहा था और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है और जो बत्ती काटी गई, एक्सरसाइज मशीन ले ली गई, देसी मुर्गा नहीं दिया गया, वो सारा भी उसी का हिस्सा था जिसका एक मैसेज कन्वे किया गया था। अभी भी मामला एग्जैक्टली वहीं पे हैं। आगा साहब की और जो निशाद ने जो बात की वो एग्जैक्टली यही है कि 9 मई इज अ डेडलॉक। 9 मई पे पब्लिकली माफी मांग लें, आपकी सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। वो 9 मई पे किसी सूरत पब्लिकली माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, ना उस पे अपोलोजेटिक है। सो लेकिन उसके बावजूद लेट्स टॉक समथिंग अबाउट बिगर, व्हिच इज दैट द बोथ साइड्स टू सम एक्सटेंट आर क्वाइट रिलीविंग ईच अदर। बुशरा बीबी की रिहाई यही कहा जा रहा है कि वो एक डील का हिस्सा जो साबित भी हुआ, दूसरी तरफ भी जा रहा है। और ये जो 24 वाला है, ये 24 डिफाइन करेगा पैरामीटर्स को और इन 3 नेगोशिएशंस को जो बैक एंड पे हो रही हैं कि क्या वो 24 का होगा। अगर 24 का होगा तो उसमें पीटीआई ऑलरेडी ये मेंशन कर चुके हैं कि वापसी कोई नहीं है, कश्तियां जला के जाएंगे। तो क्या कश्तियां जला के जाना इस वक्त उनके बारे में है? क्या वो समझते हैं कि एक बार फिर इस्लामाबाद में कोई धरने की पोजीशन या सिचुएशन में जाके वहां पे बैठ सकते हैं? एंड लास्टली रिमेंबर दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द क्राउड फ्रॉम केपीके। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो केपीके का सीएम होते हुए वो मोबिलाइजेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती? लास्टली रिगार्डिंग बुशरा बीबी, यस शी इज अथॉरिटी। अनफॉर्चुनेटली अगर अलीमा खान साहिबा को इतनी एक्टिव होती तो इमरान खान के जेल में जाने से पहले उनके प्रीमियरशिप में, उस शादी में, उसके बाद सब चीजों में वो कहीं ना कहीं नजर आती। वो अपने इतनी कोशिश कर रही हैं टू मेक हर आइडेंटिटी इनटू द पार्टी, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द पार्टी एनी मोर ऑन द लीडरशिप रोल। ठीक है, लेकिन काशिफ साहब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इनफैक्ट काशिफ साहब तो समझते हैं कि चाहूंगा अगर आप इजाजत दे दें। जी जी आगा साहब, टाइम बिल्कुल खत्म है, प्लीज फरमाइए। मैं 1 मिनट लूंगा। बात यह है कि अगर ये रिलीफ मिलनी होती है ना बगैर 9 मई के, तो जो तारीखी तौर पे सल्तनत उस्मानिया के जमाने से लेकर आज तक जो है, जो लोग हमेशा रियासत के साथ खड़े हुए हैं, वो यकदम रातों रात छोड़ के मुल्तान से गायब ना हो जाते हैं। उनको भी समझ आ गया रिलीफ नहीं मिल रही है। ठीक हो गया, टाइम गुजर गया। ठीक हो गया आगा साहब। ये तो अब आपने ऐसी बात कर दी कि इस पे एक नई बहस छिड़ सकती है और मेरे ख्याल में इस पे हम मंडे को प्रोग्राम में जरूर बात कर रहे होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब, शराज हसनात साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और काशिफ रफीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।